और मैं एक साधारण आदमी की भाषा में एक बात कहूंगा, दुरानी जी, सबसे बढ़िया जीवन होता है बच्चे का जीवन। जब हम लोग बच्चे थे, कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, फिर स्कूल जाना शुरू हुआ, माँ बाप से लड़ झगड़ के अपनी इच्छाएं पूरी करवाते थे। फिर थोड़ा बड़े हुए, उसके बाद जिम्मेदारियों की तरफ भागे, फिर शादी हुई। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था आदमी, अपने बारे में ज्यादा सोचता था कि कैसे मैं कहाँ घुमाऊं, कहाँ से घर वालों से सुविधा मिल जाए, कैसे अच्छा जॉब मिल जाए। और जब कुछ समय ऐसा होता है जो शादी और जॉब के बीच में, तब अपने पेरेंट्स की आदमी केयर करता है। और शादी के बाद कुछ समय तक केवल पत्नी दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। और जब बच्चे हो जाते हैं तो पत्नी भी जो है पर्दे के पीछे चली जाती है। तब आदमी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय अपने बच्चों को बनाने और संभालने में लगा देता है। कुछ मेहनत करके कमाते हैं, कुछ बदमाशी करके कमाते हैं, कुछ भ्रष्ट होकर कमाते हैं, लेकिन जो कुछ करते हैं बच्चों को लिए करते हैं। और आज जिस बच्चे के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, उसी बच्चे का भविष्य खतरे में है। अभी गुरुनानी जी बता रहे थे किस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जहां से गंगा निकलती है, गौमुख हर साल 25 मीटर पीछे जा रहा है। और यही गति रही तो आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि जब गंगा का अस्तित्व नहीं रहेगा तो क्या मानवता का अस्तित्व बच जाएगा? गौमुख से लेकर गंगा सागर तक इस देश को अनाज देने का काम, इस देश को खींचने का काम, इस देश की संस्कृति को बचाने का काम, ये सब गंगा कर रही है। और अगर गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो मैंने आपसे कहा निश्चित रूप से मानवता समाप्त हो जाएगी। आपको मैं इस साल का एक वाक्य सुनाता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र इस देश का एडवेंचरस टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र स्थल है। शिवपुरी कौड़ियाला आज पूरे देश दुनिया में राफ्टिंग के नाम पे, कायाकिंग के नाम पे इसकी एक अपनी पहचान है। और बरसों बरसों से राफ्टिंग कायाकिंग हो रही है, लेकिन 15 जून को राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता था। जनरल साहब एक तारीख फिक्स थी कि 15 जून के बाद राफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते थे, नदियों में पानी बढ़ जाता था, खतरा बढ़ जाता था, जो राफ्टिंग को 15 जून को बंद कर दिया जाता था। इस साल 30 जून तक भी राफ्टिंग बंद नहीं हुई। तो ये संकेत बहुत खतरनाक संकेत है। दूसरा, देहरादून के लिए कहते थे कि अगर कहीं कान के पीछे हल्का सा पसीना आ गया तो निश्चित मान लीजिए कि बारिश होगी। पुराने देहरादून के लोग जानते होंगे, मैं तो बहुत सारा समय देहरादून में नहीं हुआ, 2002 में विधायक बनने के बाद ही। आज देहरादून 44 डिग्री टेम्परेचर। मुंबई जिसको मॉडरेट टेम्परेचर के लिए पूरे देश में जाना जाता था, मुंबई में इस वक्त 52 डिग्री सेंटीग्रेड। नवीन भाई, और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात यही रहे तो 2081 में टेम्परेचर 72 डिग्री हो जाएगा। और अगर 72 डिग्री टेम्परेचर है भैया, मैं तो नहीं समझता कि हम मंच के ऊपर वाले बच पाएंगे, नीचे वाले बच जाए तो कह नहीं सकता। आज मैं एक दिन का किस्सा सुना रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। मैंने कहा सुधांशु, मुझे ये बताओ कि ये जो मैकेनिज्म है, मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये मैकेनिज्म पहले बना या बन पहले बने? सुधांशु बोले नहीं, बनों का एग्जिस्टेंस पहले का है। फिर मैं अपने जो हेड ऑफ फॉरेस्ट है विनोद सिंगल उस समय थे, मैंने कहा विनोद भाई ये बताओ तुम्हारा डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म पहले बना या फॉरेस्ट पहले आए? उन्होंने कहा फॉरेस्ट पहले आए। फिर अनिल जोशी साहब भी बैठे थे हस्को वाले, मैंने कहा जोशी जी आप पर्यावरण विद पहले आए या फॉरेस्ट पहले आया? वो भी बोले फॉरेस्ट पहले आया। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री भी बैठे, मुख्यमंत्री और मंत्री भी बाद में आए, फॉरेस्ट पहले आए।
तो इसका मतलब यह है कि हम चारों लोग जहां बैठे, हमारा वनों को बनाने में कोई योगदान नहीं। और अगर हमारा वनों को बनाने में योगदान नहीं था तो क्या कारण है कि हम सबके आने के बाद ईसा से पहले भी हजारों हजार वर्ष दुनिया चली और 2024 में हम लोग आ गए। क्या कारण है कि 1900 हम सबके आने के बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा। इसका मतलब हम लोगों के आने के बाद वन कहीं ना कहीं नुकसान होना शुरू हुआ 70 से 80 के बीच में। अंबानी, टाटा, बिरला जैसे जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग थे, संभवतः उनके घर में भी लकड़ियों में ही खाना बनता था। घरों की छतें पुराने मकान आप देख लीजिए, हर घर की छत में आपको लेंटर लकड़ियों का मिलेगा। हर घर में जानवर होता था, जानवर पूरी तरह वनों पर निर्भर करते थे। जो सक्षम थे वो आदमी रखकर या खरीद कर, जो सक्षम नहीं थे स्वयं जंगल जाकर अपने जानवरों के लिए घास फूस पे लाते थे और लकड़ियां भी घर के लिए लाया करते थे। 1980 के वन संरक्षण अधिनियम आने के बाद ये सारी गतिविधियों पर ब्रेक लगा और ये विराम कहीं ना कहीं जंगलों की सेहत पर भी इसका असर पड़ा। मैंने प्रयास किया कि रिफॉर्म करिए, बिना रिफॉर्म किए हुए आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते जंगल से। जब तक आम आदमी जंगल से कनेक्ट नहीं होगा, बिना जन सहभागिता के है वनाग्नि जैसी और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और वनों को बचाना जैसी तमाम आपदाओं से तो हम जीत नहीं सकते। और इसके लिए हमने तमाम तरह के रिफॉर्म्स किए, उनको मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि वनों से आजीविका को जोड़कर लोगों को किस तरह से वनों को बचाने में, वनों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने में किस तरह हम लोग सफल हो सके, ताकि मानवता की एक सेवा भी कर सके और आने वाले खतरे को बचा सके। आज ग्लोबल वार्मिंग जो मैंने बात की थी अभी कुछ देर पहले, ये केवल उत्तराखंड का इशू नहीं है, पूरे दुनिया का इशू है। लेकिन बच्चों, हमारा राज्य जो है, हमारे राज्य का जो टोटल हमारे पास जो एरिया है उसमें 72% इज फॉरेस्ट कवर। 72% जो एरिया है हमारा वो फॉरेस्ट का है। 28% में सारी गतिविधियां हैं बाकी। और उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश में जो ये संरक्षित क्षेत्र हैं, चाहे सेंचुरी के रूप में, चाहे आपका नेशनल पार्क के रूप में, ये तमाम तरह के में, इसमें पूरे देश का औसत जो है वो 5% है। 5% जमीन को संरक्षित किया गया है, जिसमें हर तरह की गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। जैसे आप कारगट पार्क में जाइए, राजाजी पार्क में जाइए, हमारे गोविंद पशु विहार है, हमारे यहाँ पर गंगोत्री में है, लेकिन कुल 15% हिस्सा हमने अपने को संरक्षित वन के रूप में रखा हुआ है। और पूरे देश के एवरेज से ये 3 गुना है। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, 72% वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण हिमालय की जो जिस तरह से सारी की सारी हमारा राज्य को हिमालयन राज्य बोलते हैं, हिमालयन स्टेट और 72% वनाच्छादित क्षेत्र। तो आज मैं समझता हूँ दुनिया में इस महायज्ञ में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाले राज्यों में हमारे राज्य का नाम आता है कि हमें किस तरह पर्यावरण को बचाकर मानवता की सेवा करनी है। इसके लिए आवश्यक क्या बच्चों, आप देख रहे हो वाटर लेवल लगातार खत्म हो गया। और अभी पॉलीथीन के लिए जिस तरह से अभी भुलानी जी बता रहे थे, इस पॉलीथीन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। जो पानी, बरसात का पानी, तमाम तरह के पानी जो जमीन के अंदर जाते थे, पॉलीथीन ने जमीन में और पानी के बीच में एक हडल का काम किया और वो पानी नदी नालों के माध्यम से चला गया, जिसको नदी की जमीन के नीचे जाना चाहिए था। तो पॉलीथीन तो वास्तव में देखिए गुरानी जी, मैं मानता हूँ कुछ चीजें सख्ती से की जा सकती है, लेकिन जहां पर सारी जन सहभागिता की आवश्यकता, वहां पर सख्ती से ज्यादा जन जागरूकता से इन चीजों पर जीता जा सकता है। आज अवेयरनेस के माध्यम से हम इन चीजों पर जीत सकते हैं। आज हर आदमी को इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है कि पॉलीथीन मानवता का दुश्मन है और इसको समूल नष्ट करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा।
क्योंकि सरकार ने आपने पॉलिथीन उपयोग किया, सरकार ने 25,000 जुर्माना लगा के आपको भीतर डाल दिया। लेकिन पॉलिथीन आप अकेले नहीं है, इसलिए मैंने कहा इसमें सामूहिक रूप से जागरण की तरह काम करके इसको रोका जा सकता है। और इसके लिए दूसरा क्या है, रिजुविनेशन ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड स्मॉल रिवर्स। छोटी छोटी नदियां नालों का उनको पुनर्जीवित करना। आज हमारे विभाग ने यह संकल्प लिया कि हम 200 नदियों को पुनर्जीवित करने पर हम काम कर रहे हैं, ताकि 200 नदियों को पुनर्जीवित करके इस जो विकराल समस्या आने वाली दुनिया के सामने है, क्योंकि आप सबको मालूम होगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि एक देश की राजधानी, साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को तो वैसे भी जीरो वाटर कैपिटल घोषित हो गई है। ऐसा नहीं है कि वहां मैं केप टाउन में रहा, बीच में 5-7 दिन गया था, पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पानी की बोतल से मिले, मिनरल वाटर मिले। लेकिन अब जिसको मिनरल वाटर कहते हैं हम लोग, क्या ये मिनरल वाटर है? मिनरल वाटर इसको कह तो दिया, एक प्रचलित नाम तो हो गया मिनरल वाटर, लेकिन सारे मिनरल्स को निकालने के बाद ये पानी हमें मिलता है। मिनरल वाटर तो पहाड़ के झरनों में है, मिनरल वाटर तो पहाड़ से नदी नालों में है, जो वास्तविक तौर पर मिनरल वाटर है। लेकिन आज हर व्यक्ति मिनरल वाटर कहना, हमको उसको पानी की बोतल के वाला पानी चाहिए। तो रिजुविनेशन ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स एक ये बहुत जरूरी काम है, जिसे कहते हैं चाल खाल, इनको पुनर्जीवित करना है। इसके अलावा हम लोग बुग्यालों के संरक्षण पे काम करते हैं। 3,500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, 3,500 की एल्टीट्यूड के ऊपर आपको जो बुग्याल हमारी खूबसूरती है, ऐसे 300 बुग्यालों पे हम काम कर रहे हैं कि उन 300 बुग्यालों को संरक्षित करके इकोलॉजी को किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है जो इकोलॉजी को दूषित कर रहा है। क्योंकि अब कहीं आप देखते हैं, कहीं पर अगर किसी टाइगर ने, लेपर्ड ने, पैंथर ने किसी बच्चे को उठा दिया, मार दिया, तो तुम निश्चित रूप से जिसका बच्चा जाएगा वो, उसका परिवार, उसका गांव उसका विरोध तो करेगा ही करेगा। और सीधे छूटते कहते हैं कि साहब इसको नष्ट करने का आदेश करो। जन दबाव में, लोकतांत्रिक एक परंपराओं में उसकी बात को मानना पड़ता है, उसको नष्ट करने का आदेश देते हैं। लेकिन एक टाइगर, पैंथर, लेपर्ड को मारकर भी हम कहीं ना कहीं प्रकृति की इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसका भी अपना रोल है इकोलॉजी को मेंटेन करने में, हम उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो किस तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, इसको लेकर के भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भले अखबारों ने ज्यादा दिया, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि पिछले वर्षों के मुकाबले आंकड़े बहुत कम हुए हैं। ये जरूर है कि मीडिया इतना ज्यादा हो गया कि मीडिया इससे दिखाता है कि बहुत ज्यादा मरेंगे, लेकिन अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो आंकड़े पिछले वर्षों के मुकाबले 2/3 है। इसी तरह फॉरेस्ट फायर, लोग सोचते हैं जंगल में आग लगी हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन ये नुकसान, लेकिन सरकार क्या है। अभी बहुत अच्छी कविता बोली प्राची जी ने, जो आम है वो ये बैठे हैं, जो खास है वो ये बैठे हैं, और आम जब खास हो जाता है वो भी आम को भूल जाता है, वो भी खास हो जाता है ना। सरकार है क्या, इसी जो बात प्राची जी ने कही, इसी में इसका मूल है। सरकार क्या है, आम लोगों से अपने प्रतिनिधि को चुन करके ही सरकार को बनाया जाता है। किसके लिए, आम आदमी के संरक्षण के लिए, आम आदमी के संवर्धन के लिए, आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये वन सरकार का नहीं है, यह आम आदमियों का, हम लोग कस्टोडियन है उसके। अगर वन दूषित हुआ तो हिमालय को बचाने की परिकल्पना करना भी बेमानी हो जाएगा। ग्लेशियर का लगातार पिघलना, वनों की आग जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, इसका सीधा सीधा नुकसान हिमालय को हो रहा है। इस बढ़ते हुए तापमान से
जो बर्फ गिर करके हिमालय में जमा होकर एक ग्लेशियर का रूप लेती थी, वो गिरते गिरते पिघल जाती है, ग्लेशियर का रूप नहीं पाती, बर्फ का रूप नहीं पाती। और वनाग्नि में अगर 3 कारण वनाग्नि के हैं। जब तक मैं वनमंत्री नहीं था तब तक सोचता था कि वन विभाग ही आग लगाता है, क्योंकि सुनते थे लोग कहते थे प्लांटेशन करते नहीं, और प्लांटेशन की जांच ना हो इसके बचने के लिए वन विभाग जो आग लगा देता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब देखा, सबसे बड़ा इसका कारण है जो लोग किसान समझ नहीं पाता कि वो अपने खेतों में खरपतवार को जलाकर घास आने की और अच्छी फसल आने की उम्मीद में जो आग लगा रहा है, वो आग उसके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होगी। पहला कारण तो खेतों में आग लगाना है। दूसरा है, जब बच्चा जब 20 से 22, 24, 25 साल तक होता है तो लगता है, उसको लगता है दुनिया का शहंशाह मैं ही हूं। 5 दोस्त मिले, चले पिकनिक में जंगल में, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, माचिस जला के फेंक दी, जंगलों में आग लग गई। तो ये वनाग्नि को रोकने के लिए अपने जीवन की सुरक्षा का एक सहारा मानते हुए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। मैंने भी रिफॉर्म किया, इसमें मैंने भी जिम्मेदारी दी। हमने पूरे राज्य में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाई, ताकि ग्राम के गांव के लोगों को लगे कि हमारे प्रतिनिधि को सम्मान देने का काम किया। और वन विभाग और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी उस समिति के साधारण सदस्य होंगे, जिस समिति में ग्राम प्रधान अध्यक्ष होगा, और 30,000 रुपया इंसेंटिव समाज ग्राम समाज जो वनाग्नि प्रबंधन समिति है उसको देगा। तो ताकि आम सहभागिता से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मानना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को छोड़िए हर देश के व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि कोई भी आपदा, चाहे वो पर्यावरणीय आपदा हो, चाहे वो हिमालयन आपदा हो, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग की आपदा हो, चाहे वो पानी की कमी की आपदा हो, चाहे वो भूखे पेट लोगों को बचाने की आपदा हो, कोई भी आपदा बिना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के नहीं जीती जाती। इसलिए जन सहभागिता को लेकर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं साधुवाद देता हूं हिंदुस्तान टाइम्स परिवार को, गुरानी जी, कि इन भविष्य की सबसे जो वैश्विक सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है, इस समस्या को लेकर आपने उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जिनका जीवन खतरे में। इसका एहसास बहुत ज्यादा हमारे उम्र के लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे, आपने कोविड में ऑक्सीजन के महत्व को देखा, और अगर जंगल नहीं रहा, हिमालय नहीं रहा, तो आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, आप पानी कहां से पाओगे। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए आज आवश्यकता है कि हिमालय को बचाने के जितने प्रयास हम लोग कर सकते हैं उससे हम लोगों को करना चाहिए। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि 2-3 कारण और हैं। अनियंत्रित विकास, क्यों साहब दुरानी जी, अनप्लान्ड डेवलपमेंट। आज जोशीमठ की घटना देखिए आपने, क्यों हुआ जोशीमठ में ऐसा। मानव के जो एक वो है ना, पाने की ललक, लक्ष्य किसे कहते हैं। एक होती है आदमी की इच्छा, उसके लिए आदमी का प्रयास करना, एक होती है लक्ष्य, भाई हुक और क्रूक मुझे पाना। उस लक्ष्य ने हालात ये कर दी, आप देहरादून में देखते हैं बारिश होती है, पूरी सड़कों में आधा पानी चला आता है, नालों के लोगों ने कब्जा कर दिया। जोशीमठ की हालत भी यही थी। आप कुर्सी में जब देखते हैं, कई बार आप साधारण में देखो, कोई मोटा सा आदमी का अगर प्लास्टिक की कुर्सी बैठ लगता है, आप कहते हैं टूट ना जाए, कहते ही नहीं कहते भाई, ये साधारण भाषा में बात कर रहा हूं। उसी तरह जमीन की भी एक लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। आप जमीन पे ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करते जाओ, ड्रेनेज सिस्टम मत देखो, आगे वो जमीन कितना बोझ झेलेगी। यही जोशीमठ में हुआ, किसी ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया नहीं, नाले बंद कर दिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनानी शुरू कर दी, और हालात ये भी कि वहां की लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी उतनी थी नहीं। दूसरा, पानी का रास्ता आप रोकोगे तो पानी एक अकेली चीज है जो अपना रास्ता खुद बना देता है।
और जब ड्रेनेज सिस्टम आपने बनाया नहीं, पानी को जहां से लगा उसने रास्ता बनाया और कई मंजिलें बिल्डिंगें धराशायी हो गई। और ये संकेत है आने वाले तमाम शहरों के लिए जहां अनियंत्रित विकास हो रहा है। लोगों को लगता है 20 मंजिली बिल्डिंग बना दूंगा, खूब किराया मिलेगा, बड़ा बिल्डिंग का मालिक बन जाऊंगा, पर वो ये नहीं सोच रहा कि वो मानवता के लिए कितना गलत काम कर रहा है। हिमालय जो है, ये पूरा बेल्ट जो हमारी हिमालयन बेल्ट है, हिमालय का मतलब केवल हिमालय की चोटियां नहीं है, हम लोग भी हिमालय में रह रहे हैं, ये भी हिमालय का हिस्सा है और दुनिया का सबसे नया पहाड़ है। अभी ये स्टेबल पहाड़ नहीं है और उस पहाड़ पर इस तरह का जो हम दबाव बना रहे हैं, ये दबाव हिमालय के लिए बहुत खतरनाक। हमारी सरकार ने, मैंने जो आपसे कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो काम किया, गुरानी जी, इसी बात की मैं बताते हुए मुझे खुशी है कि पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा राज्य नंबर 1 का है। तो आज समय की आवश्यकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो पिताजी से हिम्मत नहीं होती थी पैसे मांगने की, लेकिन माँ से लड़ झगड़ के पैसा ले लेते थे, क्योंकि माँ के प्रति एक अलग सा स्नेह होता है। और माँ बाप का क्या है, अगर 2 भाई हैं, एक नालायक है, तो जो लायक बच्चा है, बाप उस बच्चे को ज्यादा प्यार करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन माँ की नजर में दोनों बच्चे एक समान होते हैं। अगर बच्चा लूला है, विकलांग है, लंगड़ा है, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। तो उसी कारण ये थीम दी गई, एक पेड़ माँ के नाम, ताकि अपनी माँ के प्रति जो प्रेम रखते हैं, उसी प्रेम, माँ का जो प्रेम आपके साथ है, माँ के प्रति जो हमारे, जो हम क्या बोलेंगे, जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को देखते हैं। तो माँ के नाम में एक पेड़ लगाकर, उस पेड़ को बचाकर, हम माँ के साथ साथ प्रकृति जो हमारी माँ है, प्रकृति का आभार प्रकट करें, जिस प्रकृति ने हमें इस हिमालय की गति, आप देख रहे हैं आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड चला है, बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, मैं वो भी आपसे अनुरोध करूंगा इस हिमालय दिवस के दिन पे। आज पहाड़ का आदमी अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच के मैदान पे भाग रहे हैं, और दूसरे राज्यों के लोग, खासकर हरियाणा से, दिल्ली से लोग पहाड़ों में जमीनें खरीद के यहां पर आ रहे। ये बताइए, सारी सुविधाएं उनके, पहले पलायन होता था, पलायन का कारण होता है गांवों में सुविधाएं नहीं थी, गांव में अच्छे रेस्टोरेंट नहीं होते, सिनेमा हॉल नहीं होते, तो लोग सुविधाओं के चक्कर में पलायन करके नीचे चले आए। अब थोड़ा सोचिए, ये सारी सुविधाएं मिलने वाली जगह से आप भी पहाड़ में पलायन क्यों कर रहे हैं? पुरानी जी, ये भी एक चेतावनी है, वो जीवन बचाने के लिए पहाड़ों में आ रहा है, शुद्ध हवा में पाने के लिए पहाड़ों में आ रहा है, और हम लोग जिस जमीन को बेचने का हमें कोई अधिकार नहीं है, जो हमें विरासत में मिली, हमारे पूर्वजों कई पीढ़ियां हमारी उस जमीन से आगे बढ़ी, उस जमीन को बेचकर अपने को फंदे खा समझते हुए नीचे मकान बनाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पहाड़ के भविष्य को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे, मैं अभी या निश्चित रूप से मान लीजिए, अगर पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ा, तो ये अस्तित्व केवल उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में नहीं है। मैंने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर कई बार कहा कि हमारे देश, राज्य में जो पलायन हो रहा है, ये उत्तराखंड की चिंता नहीं है, ये चिंता पूरे देश की चिंता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कारगिल जब कांड हुआ था, कारगिल में जब पाकिस्तानी फौज घुस आई, तो हमारी जो फोर्सेज हैं, चाहे वो रॉ है, चाहे वो आईबी है, चाहे वो तमाम तरह की फोर्सेज हैं, इन्होंने नहीं, ये नहीं पकड़ पाए कि पाकिस्तानी आ गए। एक स्थानीय चरवाहे ने इनको आइडेंटिफाई करके बताया कि पाकिस्तान की घुसपैठ कारगिल में हो गई है। इसी तरह अगर आप धारचूला क्षेत्र में, मुंटारी क्षेत्र में, चमोली के क्षेत्र में अगर चाइना की तरफ से कोई आदमी आ गया, तो कॉमन आदमी के बस का नहीं है उसको पहचान लेगा, क्योंकि देखने में, भाषा में वो सब एक जैसे हैं,
लेकिन स्थानीय लोग तुरंत पहचान जाता है कि ये कहीं ना कहीं बाहर से ये आदमी आया है। तो इसलिए आज बहुत जरूरी है सीमाओं का सुरक्षित रहना, और सीमाओं को सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है उनकी आजीविका, क्योंकि हिमालय पर निर्भर करती है वो हिमालय का सुरक्षित रहना। हिमालय सुरक्षित रहेगा, सीमाएं सुरक्षित रहेगी, देश सुरक्षित रहेगा, मानवता सुरक्षित रहेगी। तो इसलिए मेरे बच्चों सब मैंने कहा ना, आप ही को मैं कह रहा हूँ फोकस करके, क्योंकि एक मैंने कहा ना, ज्यादातर लोग अजीब ज्यादा जिंदगी बीता चुके, थोड़ा बहुत चल जाएगी दवाइयों के सारे। चंद्रमा जी बैठे क्या? थोड़ा बहुत दवाइयों सारी चल जाएगी, पर आप लोगों को माइल्स को बहुत लंबी जिंदगी अपनी अपनी बितानी है। इसलिए पानी के बूंद से लेकर पेड़ों के संरक्षण से लेकर पॉलीथीन जैसी बीमारियों से दूर रहकर और एक संकल्प के साथ कि पर्यावरण को बचाकर हमें मानवता को बचाना, आप आगे बढ़ेंगे। मैं केवल एक आखिर में एक बात कह रहा हूं, आपको मालूम है आज दुनिया किससे चिंतित है? आज कार्बन ट्रेडिंग, पुरानी जी, एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया। समझ रहे बेटे कार्बन ट्रेडिंग क्या है? क्योंकि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों जरूरत है समाज को आगे बढ़ने के लिए। इकोनॉमी को भी मजबूत होना जरूरी है, इकोलॉजी को भी बचा के रखना जरूरी है। इतना जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है कि जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, जो तमाम तरह की कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन जो है ये पूरे के पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो इस कार्बन एमिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आज लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अरबों रुपए खर्चा करके पेड़ लगाकर उतनी ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं ताकि कार्बन जो एमिशन है उसको ये मैनेज कर सके। और ये एक कार्बन ट्रेडिंग के रूप में एक बहुत बड़ा व्यापार बना है। ये भी अच्छे संकेत है कि लोग चिंता कर रहे हैं कि किस तरह जितना कार्बन डाइऑक्साइड आकर के ऑक्सीजन को खत्म कर रहा है उसको किस तरह से बैलेंस करें। तो अच्छे संकेत है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आज आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि चाहे पेड़ आप उसको एक शुरू में लगता था ना, पहले मैंने जो कहा था बनमंती नहीं था, एक पेड़ 100 पुत्र समान, इसका मैं अब समझ में आ रहा। इसलिए पेड़ को 100 पुत्रों के समान समझते हुए उसके संरक्षण पे, उसके संवर्धन पे जब हम काम करेंगे तो हिमालय बचेगा, और हिमालय बचेगा तो मानवता बचेगी। एक बार फिर हिंदुस्तान टाइम्स परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका आयोजन करके हिमालय बचाओ अभियान में बच्चों को जागरूक करने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सारे बच्चे तो नहीं जीत सकते, सारे जो जितने पार्टिसिपेंट थे सबको बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ, और जो जीते उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इसलिए दिया बच्चों, जो बच्चे हैं वो याद करें। जो रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है बच्चों, इसलिए ताली बजाई जा सकती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के अपने अध्यक्ष अशोक वर्मा जी को राइस पर इनवाइट करते हैं अपने शब्दों के साथ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के कुशल संचालक प्राची जी, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित डायनेमिक मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, मेरे पारिवारिक सदस्य भी और मेरे पारिवारिक मित्र भी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हिंदुस्तान अखबार के बहुत ही सौम्य और शानदार संपादक आदरणीय गुरनानी जी, जो पूरे इस हिंदुस्तान परिवार की टीम को संजो के रखते हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर बैठे हैं। एक क्रीम कहूंगा मैं, ये इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है, मार्ग शक्ति उपस्थित है, मेरे सभी परिवार के दोस्त और बहुत पुराने साथी, हिंदुस्तान परिवार के मेरे मित्र और स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए हो जाता है कि हम देख रहे हैं आने वाला समय सुरक्षित नहीं, आने वाला समय मानव जीवन के लिए सुरक्षित नहीं है। हम हिमालय की बात करते हैं, हम हमेशा करते हैं, लेकिन आम जनता में से कितनी भागीदारी उसमें रहती है,
पर्यावरण संरक्षण के लिए, वो भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और इसी प्रकार चलेगा तो संस्थाएं, अखबार सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जागरूक करने का। माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है, मेरा आपसे अनुरोध है माननीय सुबोध भाई साहब से, और मैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम जो भी चलता है या उससे संबंधित रिलेटेड जो भी शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा में दर्ज किया जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को पता हो कि किस प्रकार से ये हिमालय बचेगा, मानव जीवन बचेगा। ये एक शानदार और अद्भुत कार्यक्रम है गुरनानी जी ने जो और परिवार ने ये हिंदुस्तान के यहाँ पे आयोजित किया। पिछले 12 साल से निरंतर ये समाचार पत्र सिर्फ इस पर्पज से कि लोग जागृत हो, मानव जीवन बचे, ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं बधाई देता हूं अपनी ओर से पूरे परिवार को, हिंदुस्तान अखबार के, कि जो इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं। लोगों में एक प्रेरणा पैदा करने का काम, लोगों में एक संदेश देने का काम इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता है। एक मेरे बड़े पुराने मित्र नवीन जी बैठे हैं, बुढ़ा कोठी जी बैठे, एक दिन हम इनसे बात कर रहे थे कि क्या होगा जिस प्रकार से गर्मी का आलन यहाँ पर देखने को मिला। मुझे वो समय भी याद है कि एसी छोड़िए, आप कूलर छोड़िए, किसी घर में अगर पंखा होता भी था तो वो एक नंबर पे चलाने में भी उस जमाने में कंबल लेना पड़ता था। आज की स्थिति और विषम परिस्थिति ये है कि मसूरी में एसी लग रहे हैं। रिटायर लोगों का शहर कहा जाता था देहरादून को, जो यहाँ अधिकारी रिटायर होते थे, यही बच जाती थी, साइकिलें चलती थी, टांगे चलते थे। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत शहर था, लोग पसंद करते थे इस शहर को। जगह जगह प्याऊ बने हुए थे आपके घोड़ों के पानी पीने के लिए, साइकिल चलती थी, उनमें लाइट लगाना कंपलसरी था, साइकिल में टोकन देता था नगर पालिका उस समय। ये देहरादून का स्वरूप था। चारों तरफ लगभग लीची से खड़े हुए लदे हुए पेड़ और बाग, चारों तरफ देहरादून के बासमती के खेत, वो देहरादून था। इसको क्या बना दिया? इसके लिए दोषी आप और हम ही हैं कि लोगों ने परवाह नहीं की। मैं बड़ी माफी के साथ एक बात कहना चाहूंगा। अभी सुबोध भाई एक बात कर रहे थे कि लोग कहां से आके बच रहे हैं और हमारे लोग जा रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उन लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ का मरम नहीं होता। यहाँ का मरम यही के लोगों को हो सकता है कि हमारा उत्तराखंड क्या है। ये बहुत दुखद पहलू है इस बात का। वो लोग आते हैं, वो एंजॉय करने आते हैं यहाँ, है हमारी मूल भावनाएं जुड़ी हैं यहाँ, हमारे परिवार जुड़े हैं यहाँ, हम पैदा हुए हैं यहाँ, तो हमारी और उस भावना में बहुत अंतर है। ये नहीं होना चाहिए। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जहाँ रहते हैं, जहाँ जाते हैं, उस भावना की कदर करें, वहाँ के लोगों की कदर करें। हिमालय देखिए, जितने आपके बड़े बड़े टूर्स और ये ट्रैकर्स आपके हिमालय जा रहे हैं, इतने नियम सख्त होने के इंटरनेशनल बावजूद भी वहां गंदगी का आलम देखने को मिलता है। हिमालय ढाल भी है और माल भी है, मस्तक भी है हमारा। वो नहीं रहेगा, मानव जीवन नहीं रहेगा। इतनी गाड़ियां चल रही हैं, उनकी मशीनरी की गर्मी, इतनी आबादी हो गई, इतने कंक्रीट के जंगल। जब आपको पता है कि ये सेस्मिक जोन में है पूरा उत्तराखंड, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, तो मैं नहीं समझता बड़ी इमारतों की यहाँ पर इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। विकास का अपना एक पैमाना है, लेकिन मानव जीवन के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। कोई बड़ी इमारत के दिन भूकंप से गिरेगी, अगल बगल के लोग भी जाएंगे। ये बड़ा दुखद है। और समय समय पर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पूरे हिमालय के रेंज के अंदर बड़े भूकंप की संभावना है। सेस्मिक जोन में है ये सारा, बड़ा संवेदनशील। मैं आपको बहुत समय नहीं लूंगा, बहुत समय हो गया। आदरणीय गुरनानी जी, सुबोध भाई साहब ने बड़े अच्छे अपने उद्गार दिए और उन्होंने हर पहलू को छूने की कोशिश की, जो हम भी नहीं कर पा रहे बात, वो भी उन्होंने चीजें बताई। मैं हिंदुस्तान परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने ये आपने कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आप हिंदुस्तान परिवार एक मिसाल को लेकर चल रहा है। और यही अंत में अनुरोध, सुबोध भाई यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री से भी कहिए ये प्राथमिक शिक्षाओं की पद्धति में करवा दें इस चीज़ को, कि लोगों को ये बच्चे आने वाला जो भारत का कल है, भविष्य है, इनमें से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा आने वाले समय में।
कि पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, हिमालय कैसे बचे, ये शिक्षा में अगर डल जाए तो ये वोटिंग रोक तो होंगे ही, इनके बाद आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को समझने का प्रयास करेगी कि हमको इसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर की बातों के लिए, उनके शब्दों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ये बात कही थी, लेकिन क्योंकि आपने सर इतना ज्वलंत, इतना अच्छा भाषण दिया है, तो इस पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आखिरी की 2 लाइनें बिल्कुल आप ही के लिए हैं कि बड़ी खूबसूरत सी है ये महफिल जो आपने सजाई है, बड़ी खूबसूरत सी है ये महफिल जो आपने सजाई है। कोई कलम है, कोई दवात है, कोई स्याही है, कोई फूलों सा कोमल है, कोई पत्तों सा चंचल है, कोई फूलों सा कोमल है, कोई पत्तों सा चंचल है, और किसी की सख्त बातों ने कांटों की याद भी दिलाई है। बहुत खूबसूरत है ये महफिल जो आपने सजाई है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को, श्री गिरीश दरानी जी को इनवाइट करना चाहूँगी, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो स्मृति चिन्ह देके हमारे मंत्री महोदय श्री सुबोध उनियाल जी को सम्मानित करें, उनको एक स्मृति चिन्ह हिंदुस्तान की ओर से दें और एक दुशाला उड़ा के उनका सम्मान करें। तेरह साल से हम इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। 1300 तालियां तो बनती हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हिंदुस्तान के HR हेड पवन सुंदरयाल जी को कि वो आए और श्री अशोक वर्मा जी को दुशाला और स्मृति चिन्ह देके सम्मानित करें। तालियां तालियां तालियां। समापन की ओर जाते हुए बस एक ही लाइन में मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंसान सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा दान अगर किसी को दे, अगर आप सहमत हो तो इतना शानदार संचालन करने के लिए मैं भी इन्हें सम्मानित कर लूँ। अब तो मैं भूल ही गई मैं बोल क्या रही थी। सबसे बड़ा दान अगर आप किसी को दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं समय का दान। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय निकाला और समयदान देके इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। एक बार खुद के लिए, हिंदुस्तान के लिए और मेरे लिए ताली बजा दीजिए। आखिरी में मैं इनवाइट करना चाहूँगी मंच पे हमारी प्रतियोगिता के सभी विनर्स को, राज्य स्तर पे, देहरादून के स्तर पे, जिला स्तर पे, कि वो ग्रुप फोटो के लिए मंच पे आए। जल्दी पे आके अपना स्मृति चिन्ह लें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर को स्मृति चिन्ह देके उन्हें सम्मानित करें। एक बार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर हमारे राज्य स्तर के विनायक मंडल हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान में हमारे साथ सूर्य विक्रम शाही जी भी हैं। ये गोरखा फंड के अध्यक्ष हैं।